गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैं आपको बता रहा था एनसीएफ के उद्देश्य क्या हैं, एनसीएफ क्या होता है। एनसीएफ में सामाजिक विज्ञान विषय को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया। एनसीएफ से तात्पर्य है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इसको 2005 में अप्लाई किया गया था। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ खामियां थीं। उन खामियों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किन किन उद्देश्यों का, किन किन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना अभी आवश्यक है, उस दृष्टिकोण से आज अपन चर्चा करेंगे। एनसीएफ का जो प्रमुख ध्येय था वो वही था कि किस तरह से हम सामाजिक विज्ञान विषय को वर्तमान स्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों में विभिन्न कौशल विकसित होंगे, विभिन्न जानकारियाँ उनको मिलेंगी, उनका अनुभव क्षेत्र बढ़ेगा। इस तरह से उनको संपूर्ण जानकारियों के बारे में इसमें बात की गई है कि इस तरह से उनको अध्ययन कराएं कि उनमें ऐसी स्किल डेवलप हो जाए कि सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान बातें चल रही हैं उनमें व्याप्त बुरी बातों को, दूषित बातों को किस तरह से अलग किया जा सकता है, किस तरह से हम बच्चों में एक ऐसी स्किल डेवलप कर दें जिससे उनमें सामाजिकता के गुण विकसित हो जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो रहे, समाज में सदैव शांति बनी रहे। समाज से तात्पर्य केवल एक निश्चित दायरे से नहीं है, समाज से तात्पर्य पूरी मानव जाति से है, जो पूरे विश्व को समेटे हुए है। उसमें हमारा गाँव से लेके और पूरी दुनिया तक के संपूर्ण क्षेत्र आता है। इसलिए इसमें सबसे पहली जो बात की गई है वो विश्लेषण क्षमता का विकास। पहला जो इसका लक्ष्य है वो विश्लेषण क्षमता का विकास करना है। इसका विश्लेषण से तात्पर्य है जो बालक ने इस विषय के माध्यम से सीखा है उसको विश्लेषित करना। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे कोई टॉपिक को हमने लिया, उस टॉपिक के माध्यम से कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। एक दूसरे की बात को काटने के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ेगी और तर्क तभी संभव है जब हम चिंतन करेंगे। और चिंतन किस बात पर करेंगे? जो वक्ता वहाँ बोल रहे हैं उनकी बातों पर, उनमें अपने अनुभव इन्वॉल्व करेंगे, उनमें उन्होंने जो कुछ देखा है वो सब इन्वॉल्व करेंगे और फिर उसको प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से विश्लेषण क्षमता का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, ताकि बालक सही और गलत का पता कर सके। जब हम एक चीज़ के पक्ष के बारे में अध्ययन कर लेंगे, विपक्ष के बारे में अध्ययन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक उदाहरण लेते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। कुछ लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर हमें स्वतंत्रता दिलवा दी, लेकिन उग्र विचारधारा के जो लोग थे, जिन्हें गरम दल कहा जाता था, उनका कहना है कि अहिंसा के बल पर यदि हमें आज़ादी मिल जाती तो बहुत दिन पहले मिल जाती, और जब आज़ादी अहिंसा के बल पर ही मिली तो जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी थे, उग्र विचारधारा के लोग थे, किसी को फांसी लगी, किसी को डंडे से मार दिया गया, जैसे लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से मार दिया गया पुलिस के द्वारा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन सबको विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ी, विभिन्न अत्याचारों से जूझना पड़ा। अब देखो यहाँ दोनों बात हो गई, जो अहिंसा की बात कर रहा है, जो पक्ष में बोल रहा है महात्मा गांधी के, वो उनकी बात कर रहा है, जो विपक्ष में बोल रहा है वो। फिर उसके बाद जो सामने बैठे हैं, जो श्रोता हैं, वो इस बात से निष्कर्ष निकालेंगे कि सही क्या था और गलत क्या था। अर्थात उसमें दोनों लोगों का ही योगदान था। अहिंसा के बल पर भी हमने कुछ चीज़ें जीती और हिंसा के बल पर भी हमने आज़ादी हासिल की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भले ही हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जो गरम दल के लोग थे, उनके योगदान को भी हम नहीं भुला सकते, भले ही उन्होंने अहिंसा का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, अहिंसा का मार्ग पर वो नहीं चले, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक था और वो था भारत की आज़ादी। इस तरह से हम बालक में विश्लेषण क्षमता विकसित कर सकते हैं। दहेज ले लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि दहेज जरूरी है। दहेज एक
हमारी जब बालिका जाती है तो हम उसको कुछ उपहार देते हैं, वो दहेज है? नहीं, वो उपहार दहेज नहीं है। दहेज है लड़की के ससुराल पक्ष के द्वारा जो चीज़ें मांगी गई हैं, जिनकी डिमांड की गई है कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी तो हम आपकी बच्ची से शादी करेंगे, उनको दहेज कहा गया है। जो लड़की का गार्जियन अपनी ओर से बालिका को बेटी को अपने को दे रहा है, वो उपहार है, वो दहेज नहीं है, दहेज की श्रेणी में वो नहीं आता। लेकिन कुछ दहेज के जो लोभी लोग हैं, उन्होंने आजकल ये एक कल्चर डेवलप कर दी और वो लोग मांगना प्रारंभ कर चुके। अगर कोई उनकी मांग की पूर्ति नहीं करता तो या तो किसी बेटी को जला दिया जाता है, या फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, या दूसरी तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरह से यह एक सामाजिक बुराई हो चुकी है। तो इसके संबंध में जब बालक से हम चर्चा करेंगे तो बालक इसके पक्ष विपक्ष दोनों बातों को सुनेगा, तो उसमें विश्लेषण क्षमता विकसित होगी। इसी तरह से हमारे सामाजिक मुद्दे जितने भी हैं, उन सभी सामाजिक मुद्दों पर बालक अपनी बात को कहेगा, उन चीज़ों को खोल खोल कर समाज के सामने रखेगा। तो बालक न केवल स्वयं बल्कि समाज के लिए भी एक ऐसा नागरिक तैयार होकर उभरेगा कि सबके लिए वो प्रेरणा होगा। दूसरी बात करते हैं भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विविधताओं का ज्ञान कराना। बालक को ये बात हमें बता देनी चाहिए, इन हमारे करिकुलम में इन चीज़ों को रखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अनुसार, कि हमारे सामाजिक विज्ञान विषय के करिकुलम को जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि भौगोलिक जो विविधताएं हैं हमारे देश में, उनके संबंध में चर्चा की जानी चाहिए, ताकि बालक हमारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में जान सके कि भारत देश की भौगोलिक विविधताएं क्या हैं, किस समय कहाँ कौन सी फसल होती है, किस समय कहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ की परंपराएं कैसी हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, सारी बातों की स्थिति हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। धार्मिक स्थितियों के बारे में जान सकते हैं ताकि सौहार्द बना रहे। इससे रिलेटेड भी हमें हमारे करिकुलम में रखा जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम विविध धर्म के होते हुए भी हम एक रहते हैं। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, इसमें मुस्लिम लोग भी हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, इसमें सिख लोग भी हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, इसमें ईसाई लोग भी हमारे सम्मिलित होते हैं, ईद पर हम लोग उनके साथ सम्मिलित होते हैं, ईस्टर पर हम लोग उनके साथ शामिल होते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो गुरु नानक जी की जो जयंती होती है उसमें भी हम शामिल होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि हमारे देश में विविध धर्म होते हुए भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है यह विषय, सामाजिक विज्ञान विषय। सामाजिक विज्ञान विषय हमें एक रहने की सलाह देता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश हमें देता है। तो इस तरह से सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए, सभी धर्मों का हमें पालन करना चाहिए। राजनीतिक स्थितियों के बारे में भी हमें देख लेना चाहिए, चाहे दल कोई सा हो, लेकिन देश हित की बात जो करते हैं उनका हमें समर्थन करना चाहिए। जैसे कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनके काम अच्छे हैं तो हमें सराहना चाहिए। शासन संचालन अच्छी तरह से कर रहे हैं, देश का विकास अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये बात हमें अपने बालकों को सिखानी है। उसके लिए NCF में इस लक्ष्य को रखा कि ऐसी बातें भी हमें उसमें रखनी चाहिए। आर्थिक विविधता, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें भारत की 70% जनसंख्या कृषक हैं जो कृषि पर आधारित हैं, लेकिन वो पूरी आबादी पूरे देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब
एक पक्ष ऐसा है जो खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहा है, दूसरा पक्ष ऐसा है उस खाद्यान्न को तैयार करने में अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहा है, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है। दूसरा फर्टिलाइजर की बात कर रहा है, वो खाद फिनिट वगैरह वो सब दे रहा है। दूसरी बात, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, नौकरी कितने लोग करते हैं, हमारे आर्थिक स्रोत क्या क्या है, हमारा आर्थिक स्तर क्या है। इन चीज़ों को जब तक बालक समझेगा नहीं तब तक वो कैसे आर्थिक उत्थान करेगा देश का और अपना। इसलिए सामाजिक विज्ञान विषय में अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इस लक्ष्य को भी रखा गया कि बालकों को सामाजिक विविधताओं के बारे में, आर्थिक विविधताओं के बारे में, राजनीतिक विविधताओं के बारे में, धार्मिक और भौगोलिक विविधताओं के बारे में भी हमें ज्ञान कराया जाना चाहिए, ताकि बालक एक संपूर्ण व्यक्तित्व लेकर अपना जीवन जिए, समाज में अपनी अहम भूमिका निभाए, देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान करें। क्रमबद्ध ज्ञान देना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो लक्ष्य हैं बदलते हुए परिवेश में, उसमें क्रमबद्ध ज्ञान की क्रमबद्धता पर भी ध्यान दिया गया है। मैं आपको कहता हूँ, गेस्टाल्टवाद एक विचारधारा है, लर्निंग थ्योरी है। यह कहता है कि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, मतलब एक यूनिट है, उसको हम विखंडित नहीं कर सकते। यही बात सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों में कहा गया कि क्रमबद्ध ज्ञान देना जरूरी है, तभी तो ज्ञान की इकाई होगी। यदि हम इस ज्ञान को क्रमबद्ध ना देकर इसका क्रम खराब कर दें तो ज्ञान एक पूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। कोहलर, कोफका और बर्थिमर 3 मनोवैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने एक तर्क दिया कि गेस्टाल्टवाद के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर गेस्टाल्टवाद का तात्पर्य है पूर्णाकारवाद, अर्थात कक्ष में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे कक्ष में कोई भी स्टूडेंट्स आया, कोई गार्जियन आया, कोई इंस्पेक्टर आया, कोई हमारे प्रिंसिपल आया, लेक्चरर आया, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बताइए? उसका चेहरा। क्या हम ये देखते हैं उसने क्या पहन रखा है? क्या हम ये देखते हैं उसके हाथ में क्या है? क्या हम ये देखते हैं उसने जूते कैसे पहन रखे? नहीं, हम देखते हैं सबसे पहले एक इकाई के रूप में उसको कि फला व्यक्ति आया है। फिर उसके बाद की बात है कि उसके हाथ में कैलेंडर है, सूटकेस है, डस्टर है, चौक है, बोर्ड है, किताब है, क्या है, वेशभूषा कैसी है, हेयर स्टाइल कैसी है, ये बात की बातें हैं। तो इसका मतलब ज्ञान हमने देखा है इकाई के रूप में फला व्यक्ति आया है। यदि हम देखते पहले उसके जूतों की तरफ, फिर उसके कपड़ों की तरफ, फिर उसके हाथों में क्या है, हेयर स्टाइल कैसी है, फिर चेहरे की तरफ, तो ये पूर्ण इकाई नहीं हुई। उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, बालक को हमें गिनती सिखानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से इस तरह से हमने बालक को 100 तक गिनती सिखाई। 1 2 3 4 5 6 7 करके लेके 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। तो बालक जल्दी सीखेगा। लेकिन हम इस बात को हमें नकारना है, इस बात को हमें नकारना है थोड़ी देर के लिए कि हम ज्ञान की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दे रहे, हम अक्रमबद्ध कर रहे हैं। हम गेस्टाल्टवाद को नहीं मान रहे। गेस्टाल्टवाद कहता है ज्ञान एक पूर्ण इकाई है। ये कहते हैं NCF में कि भाई ज्ञान क्रमबद्ध देना चाहिए। दोनों बातों को नहीं मान रहे। हम सिखा रहे हैं बालक को 3 5 8 79 99 11 2 21 40 43 63। कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी सीखेगा बालक? इसको। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्टेप बाय स्टेप उतरना सिखाया, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना सिखाया। और यहाँ हमने सारी सीढ़ियाँ जो थी
वो तहस नहस कर दी, अलग अलग कर दी। अब बालक अपने हिसाब से उन सीढ़ियों पर चढ़ सीख जाएगा क्या? नहीं सीखेगा। ये प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति उसको अपने आप सिखा देगी, लेकिन यहाँ आदर्शवाद कहता है नहीं, पहले टोको और जाने दो। इसका मतलब पहले उसको बताइए कि इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, फिर भी बालक नहीं मानता है तो जाने दीजिए। और प्रकृतिवाद क्या कहता है? रोको मत, जाने दो। इसका मतलब जो बालक कर रहा है उसे करने दीजिए, परिस्थितियाँ, प्रकृति उसे अपने आप सिखा देगी। अब बात करते हैं एक बालक की। एक बालक है 5वीं क्लास का, उसको हम प्रकृतिवाद पर छोड़ते हैं। बालक चल रहा है, उसे नहीं पता कि कुएं में गिरने से मरते हैं, और बालक कुएं में गिर गया। प्रकृतिवाद ने क्या सिखाया उसको? बालक तो रहा ही नहीं। लेकिन आदर्शवाद कहता है रोको फिर जाने दो। उन्होंने कहा रोको मत और जाने दो। रोका नहीं, जाने दिया और गिर गया, मर गया। आदर्शवाद कह रहा है रोको और जाने दो। जब बालक कुएं की तरफ जा रहा है तो हम उसको समझा रहे हैं कि बेटा इसमें जाने से गिर जाते हैं, गिरने के बाद हाथ पैर भी टूट सकते हैं और मर भी सकते हैं। बालक उस बात को समझ जाएगा, वो नहीं जाएगा। मोमबत्ती है, प्रकृतिवाद के हिसाब से मोमबत्ती को जब बालक पकड़ेगा तो जल जाएगा और वो अपने आप सीख जाएगा कि मोमबत्ती से जलते हैं। जब उसका हाथ ही जल गया तो क्या सिखाएंगे उसको? लेकिन आदर्शवाद कहता है जब मोमबत्ती बालक पकड़े तो उससे पहले उसे बता दो बेटा इसे पकड़ने से हाथ जल जाता है, तो उसे नहीं पकड़ेगा, सीख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की क्रमबद्धता के ज्ञान से मतलब है क्रमबद्ध ज्ञान हमें देना है, इस तरह से हमें देना है तो हमारे बालक सीख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यही बात कही गई है कि एनसीएफ ने जो लक्ष्य निर्धारित किए उसके अकॉर्डिंग हमें बालकों को ज्ञान देना है, तो बालकों को क्रमबद्ध ज्ञान मिल सकता है। अगला है संस्कारों व मूल्यों को बढ़ावा देना। क्या कोई ऐसा स्कूल है दुनिया में जहाँ संस्कार दिए जाते हों, पढ़ाई नहीं कराई जाती हो? और क्या ऐसा कोई स्कूल है जहाँ पढ़ाई कराई जाती हो लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते हो? ये दोनों मिक्स हैं, इन दोनों को भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं किया जा सकता, और संस्कारों से ही हमारे मूल्य जुड़े हुए हैं। एनसीएफ में यही बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें इस बात को विशेष बढ़ावा दिया जाए कि संस्कार व मूल्यों को बढ़ावा देना। एक्चुअली क्या है, संस्कारों की जो पाठशाला है वो बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है, और उस पाठशाला का जो प्रिंसिपल है वो माँ है। माँ हमें जन्म के दिन से लेकर और जब तक माँ जिंदा रहेगी तब तक हमें संस्कारों का पाठ पढ़ाती रहेगी। बात करते हैं कैसे। सबके मन में एक बात होगी कि बालक पैदा हुआ आज से उसका संस्कार कैसे शुरू हो जाएंगे। वो बालक के इस तरह से कभी हाथ फेरेगी, कभी उसके हाथों को देखेगी, कभी उसके शरीर पर हाथ फेरेगी। इस टच से बालक बहुत अच्छा फील करेगा और इससे ममत्व बढ़ रहा है उसके अंदर, बालक के अंदर भी और माँ के अंदर भी। तो एक संस्कार ये हुआ, वो माँ का आदर करेगा। दूसरी बात, जब बालक थोड़ा सा बड़ा और हो जाता है, किसी भी चीज़ की उसको आवश्यकता होती है, वो पिता या दीदी या भाई या और किसी के नाम क्यों नहीं लेता, वो सिर्फ माँ का लेता है। क्यों? क्योंकि उसको संस्कारों की घुट्टी वहीं से शुरू हुई है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम विषय अध्यापक के पास कम जाते हैं और प्रिंसिपल के पास ज़्यादा जाते हैं समस्या समाधान के लिए। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है, आपको पता है। उसी तरह से सामाजिक प्रॉब्लम जो भी होंगी हमारे फैमिली की, वो सारी समस्याओं का समाधान माँ कर सकती है, इसलिए हम माँ के पास जाते हैं। तो संस्कारों की जब बात आती है तो धीरे 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 बालक में ईमानदारी, बालक में बड़ों का आदर करना,
सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना, एक दूसरे की सहायता करना, सभी का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना, ये सारे संस्कार और मूल्य बालक में विकसित होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समय अभाव के कारण जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो वर्किंग मॉम्स हैं, वो बालक को परवरिश में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। उनके यहाँ आया काम करती हैं या पालना घर काम करते हैं, बालक वो अपने सर्विस पर गए, पालना घर में बालक को छोड़ दिया चले गए, या फिर आया काम करती है, आया पूरे दिन बालक के साथ रहती है, माँ शाम को आएगी, सुबह फिर चली जाएगी, उसको टाइम ही नहीं दे पाती, रात को बालक सो जाएगा। तो यहाँ संस्कारों का अभाव होगा। यहाँ वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच किसके साथ रहेगा? आया के साथ, क्योंकि आया ही उसकी सब कुछ है। वही उसका खान पान का ध्यान रख रही है, वही उसे नहला रही है, वही उसके कपड़े धो रही है, वही उसे दुलार रही है, वही उसे घुमा रही है, वही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो ऐसे बालक क्या करेंगे फिर? आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, किसी IAS अफसर की माँ अनाथ आश्रम में है, किसी प्रोफेसर के माँ या फादर अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में है, ओल्ड होम में है, कहीं माँ बाप को घर से निकाल दिया, कहीं माँ बाप को ट्रेन में बिठा के छोड़ दिया। ऐसी स्थितियाँ क्यों आती हैं? ये उन्हीं बच्चों के कारण आती हैं जो संस्कार विहीन हैं, जिनको संस्कार नहीं मिले। इसीलिए NCERT 2005 के जो करिकुलम तैयार किया जाए बदलते हुए परिवेश में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं करिकुलम फ्रेमवर्क में, उसमें इसी संस्कारों का जो ध्यान दिया जा रहा है, संस्कारों की चर्चा की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि ऐसी स्थिति आगे नहीं हो। अब मशीनी युग है, इसमें समय किसी के पास भी नहीं है। आज आप पहली क्लास के बच्चे से बात कर लीजिए और उसको आप किसी काम के लिए कहिए तो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। आप 50 साल के व्यक्ति से बात कर लीजिए, उसके पास टाइम नहीं है। आप 90 साल के व्यक्ति से बात कर लीजिए, उसके पास भी टाइम नहीं है। ये सब क्या है? ये सब संस्कारों का खेल है। बहुत से लोग ऐसे हैं, आज ही देख रहा था मैं, पेपर में दैनिक भास्कर में आया है, एक IPS लेडी है और वो CBI की IGP है। बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन वो अपनी सास के साथ वही राजस्थानी वेशभूषा में पार्क में घूमते हुए दिखाया गया है। ये संस्कारों का फल है। जो IPS है उसके फैमिली से उसको ऐसे संस्कार मिले कि सास को माँ समझना, और जो सास है उसको भी ऐसे संस्कार और वातावरण मिला कि बहू को बेटी समझना। तो इस तरह से वो जब पार्क में घूम रही हैं तो ये संस्कारों का खेल है। और जो अनाथाश्रम में अपने सास ससुर को या अपने मदर फादर को छोड़ के आ रहे हैं, वो भी संस्कारों का ही खेल है। तो NCERT में यही बात कही गई है कि ऐसी स्थितियां हमारे बालकों के सामने, हमारी भावी पीढ़ी के सामने नहीं आए। इसलिए संस्कार और मूल्यों की जो शिक्षा है उस पर विशेष जोर दीजिए। इसी बात को ध्यान में रखकर शांति शिक्षा और मूल्य शिक्षा, इन दोनों पेपर्स को B.Ed के करिकुलम में शामिल किया गया है। B.Ed के करिकुलम में क्यों किया गया? क्योंकि ये देश के भावी भविष्य निर्माता हैं। जो हम लोग तैयार करते हैं वो भावी भविष्य निर्माता हैं आप लोग। आप जब स्कूल में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वहाँ ऐसा संदेश देंगे आप। इसीलिए वो शांति शिक्षा और मूल्य शिक्षा के माध्यम से जो भी आप लर्न करेंगे, समाज में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समाज को उसे देंगे, तो उससे संस्कारों की शिक्षा ऑटोमेटिक ही आप दे रहे हैं। हमारे मूल्यों को आप बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो सिलेबस है, जो करिकुलम है 2000 NCERT में, उसमें इस बात का विशेष जोर दिया गया है कि संस्कार व मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंतर विषयक अध्ययन को बढ़ावा देना, अंतर विषयक जैसा कि आपको पता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो विषय है
वो कोई स्वतंत्र विषय नहीं था, वो कुछ विषयों से बनकर एक विषय के रूप में अस्तित्व में आया। भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, आदि। इन चारों विषयों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक रूप से चारों विषय एक दूसरे से सम्मिलित हैं। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इतिहास जो हमें इतिहास विषय है उसमें हमें यह अध्ययन करने को मिलता है कि हमारा पृथ्वी पर जन्म कैसे हुआ, हमारे पूर्वजों का क्रमिक विकास कैसे हुआ, और आज इस स्टेज पर आकर कैसे स्थापित हुए। अब यहाँ ये तो हमारे जन्म की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ से ज्योग्राफी की। कैसे कैसे भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे पूर्वज रहते थे, उन भौगोलिक क्षेत्रों में खाने पीने की चीज़ें क्या होती थीं। उसके बाद आदमी की आवश्यकता बढ़ती गई और अर्थशास्त्र की ओर बढ़े। हमें अपने फ्यूचर के लिए बचाने की आदत पड़ी, जिसमें हम पहले अन्न बचाना प्रारंभ किया, कुछ फ्रूट्स बचाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे पैसे का आविष्कार हो गया, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, हम एक दूसरे को एक्सचेंज करने लगे, विनिमय करने लगे। हम आपको फल दे रहे हैं, आप हमें दूसरी चीज़ दे रहे हैं। इस तरह से फिर धीरे धीरे और विकास हुआ और आज इस स्टेज पर आ गए कि हम पैसे के माध्यम से एक दूसरे की चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं। और फिर चौथी जो बात है वो राजनीति शास्त्र। किस तरह से हमें शासन व्यवस्था संचालित करनी है, किस तरह से हम एक दूसरे के लिए व्यवस्था बनाए रखें। इन चारों विषयों में इस तरह से घनिष्ठ संबंध है। अर्थात इनमें से किसी भी एक विषय को हम स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा सकते। ये बात इसमें कही गई कि अंतर विषयक अध्यापन को बढ़ावा देना, यानी इन विषयों को एक दूसरे से कनेक्ट करके कोरिलेशन, मैंने आपको बताया था ना कि सामाजिक अध्ययन विषयों का दूसरे विषयों से सहसंबंध, वही बात इसमें कही गई है। अंतर विषयक अध्यापन यानी एक दूसरे विषयों को जोड़कर हम पढ़ाएंगे तो हमारा शिक्षण भी रोचक होगा और बालक अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। हम कोई भी विषय स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हमें उदाहरण, दृष्टांत आदि दूसरे विषयों से लेने ही होते हैं, इसलिए हम उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हमारा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अंतर विषयक अध्यापन यदि हम बालक को कराएंगे तो एक पूर्ण शिक्षण हम बालक को करा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इन विषयों में इन विषयों की चर्चा की गई है कि इन विषयों को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे तो हमारे बालक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। कल्पना शक्ति का विकास। एनसीएफ में जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो लक्ष्य रखा गया है बदलते हुए परिवेश में, उन लक्ष्यों में एक कल्पना शक्ति का विकास भी है। बालक में हम कल्पना शक्ति विकसित नहीं करेंगे, उसको इस स्किल से ये स्किल वो डेवलप नहीं करेगा तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कलाम साहब ने कहा था कि स्वप्न हमें सोते हुए नहीं देखने चाहिए बल्कि जागते हुए देखने चाहिए। ये क्या है? ये कल्पना शक्ति है। हम कोई भी एक समस्या बालकों के सामने, सामाजिक समस्या हमने रखी, बालकों को कहा बेटा आप विभिन्न प्रकार के इसके समाधान सुझाइए। वो अपने अपने मस्तिष्क के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर और अपने स्वाध्याय के आधार पर वो तर्क देते हैं कि साहब इसका ये अध्ययन, ये समाधान किया जा सकता है, इसका ये समाधान किया जा सकता है। वो क्या है? वो कल्पना शक्ति है। इस तरह से समाज के विकास के लिए हम बालकों में कल्पना शक्ति डेवलप करें ताकि वो भावी भविष्य की रूपरेखा आसानी से बना सकते हैं। नवाचार की प्रेरणा देना। एक अगला जो लक्ष्य है वो है नवाचार के प्रेरणा देना। आपने कभी मोटिवेटर्स को सुना है? जो मोटिवेटर्स से तात्पर्य है हमें प्रोग्रेस के लिए प्रेरित करने वाले। इनमें शिव खेड़ा, चेतन भगत,
ये मोटिवेटर्स हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक भी उनको कहा जाता है, वो पूरे देश दुनिया में अपनी बात कहते हैं। तो नवाचार से तात्पर्य है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बालकों को हम जो भी चीज़ सिखाएं उन सारी चीज़ों में नई नई चीज़ें आएँ। जैसे सामाजिक समस्या कोई आ गई, उस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए बालक नई चीज़ अपने मस्तिष्क में लेकर आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यही बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थियों को नवाचार के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। पाठचर्या का झुकाव, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद ने होकर समतावाद की ओर मोड़ना। इसका तात्पर्य है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक जो अचीव करते हैं उसको उपयोग करने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि समतावाद की ओर मोड़ें, अर्थात पूरे समाज के लिए वो उपयोगी साबित हो, पूरा समाज उसका सदुपयोग करे, ऐसे कार्य हमें करने हैं। जेंडर मुद्दों को शामिल करें। इसका तात्पर्य है कि जो लैंगिक स्थितियाँ हमारे समाज में व्याप्त है, लैंगिक भेदभाव हमारे समाज में जो व्याप्त है, उसे हम दूर करें। इसके लिए हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बदलते हुए प्रवेश में एनसीएफ 2005 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि लैंगिक मुद्दे जो हैं उन्हें हम इस प्रकार से बच्चों के सामने रखें कि उनमें किसी प्रकार के भेदभाव की भावना विकसित नहीं हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें पिता ही सर्वसर्वा होता है, पिता परिवार का मुखिया होता है। लेकिन ये जो विचारधारा है अब थोड़ी बदलने लगी। पिछली कई सरकारों ने, आपने देखा होगा, जो परिवार का एक कार्ड बनाया था जिसका नाम था भामाशाह कार्ड, जिसे अब जन आधार कार्ड नाम दे दिया गया। वो मदर के नाम बनता था और बने थे। अब जो नया राशन कार्ड आएगा वो राशन कार्ड भी माता के नाम बनेगा। ये क्या है? ये महिला सशक्तिकरण का एक कदम है, वुमेन एम्पावरमेंट का। अभी तक महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी स्थिति पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण परिवेशों में आज भी ये स्थिति है कि वहाँ महिलाओं को दबा कुचला जाता है। जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ आपको इसका विभत्स उदाहरण मिलेगा देखने को। आप में से जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो अपने फैमिली में भी, अपने आस पड़ोस में भी ऐसे मुद्दे कई बार देखने को मिलते होंगे। सरकार भी यही चाहती है, मोदी सरकार ने भी ये बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो स्लोगन है ये क्यों? सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मक संस्थाएं जो थीं जिनमें भेदभाव की गुंजाइश हुआ करती थी, उस गुंजाइश को दूर किया जाए। ऐसी विकृति हमारे समाज में अब नहीं रहे, हमारी बेटियों के मस्तिष्क में ऐसी बात नहीं रहे। आप लोगों को जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्यों? इसीलिए की गई है कि आप अपना उत्थान करें, आप अपनी प्रोग्रेस करें। इसीलिए आपको 30% आरक्षण दिया गया है ताकि उसमें बालिकाओं को उनकी सहभागिता मिले। एनसीएफ में भी इसी बात को कहा गया है कि जेंडर मुद्दों को इसमें शामिल करें ताकि वो सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें।
अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा क्यों देना? क्योंकि अब तक जो शिक्षण कराया जाता था, जो हमारी परंपरागत शिक्षण विधियां हैं 3। नंबर 1 पाठ्य पुस्तक विधि, नंबर 2 स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि, नंबर 3 पाठ्य पुस्तक विधि। इन 3 विधियों से ही कक्षा में पढ़ाया जाता था। इन 3 में भी सबसे जो ज़्यादा विधि यूज की जाती थी वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को सुकरात ने दुनिया की सबसे अच्छी विधि बताने के साथ साथ सबसे बुरी विधि भी बताया है। सबसे अच्छी विधि इसको इसलिए बताया गया है कि कम समय में अधिक विषय वस्तु का ज्ञान बालकों को कराया जा सके। लेकिन सबसे बुरी विधि इसलिए बताया गया है कि इसके माध्यम से सभी विद्यार्थी जो है कक्ष के वो सक्रिय नहीं रहते। केवल इसमें जो तीक्ष्ण बुद्धि बालक हैं वही इसमें सक्रिय रहते हैं। जो मध्यम स्तर के बच्चे हैं, पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, वो बच्चे इसमें लेक्चर के माध्यम से ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे पाते और ये थक जाते हैं। मानसिक रूप से जब बालक थक जाता है तो ऊँघने लगता है। कक्ष में ऊँघने से अव्यवस्था फैलती है, जिससे कक्षा में आलस्य का वातावरण छा जाता है। यदि इसी लेक्चर को दूसरी शिक्षण विधियों के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाए, जैसे प्रदर्शन विधि और इसमें इन्वॉल्व कर ली जाए, तो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से उसी शिक्षण को हम बहुत अच्छा प्रभावी बना सकते हैं। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के माध्यम से बालकों को सजीव शिक्षण करा सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि जो शिक्षण कराया जाए वो बाल केंद्रित हो और कक्ष का वह शिक्षण सबसे अच्छा शिक्षण है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये कब संभव है? जब शिक्षक चॉक एंड टॉक यूज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आज का शिक्षक क्या कहता है? अच्छा बेटा खड़े हो जाओ, दीवान सिंह पेज नंबर 5 निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। बालक ने इमला पढ़ दिया, शिक्षक ने कुछ नहीं बताया और जब पाठ पूरा हो गया तो दीवान सिंह ने कह दिया सर पाठ पूरा हो गया। शिक्षक ने कहा ठीक है बेटा हो गया। बच्चे बेचारे छोटे हैं, वो नहीं समझते और शिक्षक के सामने वो बोलते भी नहीं, तो वो कहते हैं हाँ साहब हो गया। कहते ठीक है कल इसके प्रश्न कर लाना। अब आप मुझे बताइए शिक्षक की भूमिका इसमें कहाँ रही? शिक्षार्थी की भूमिका इसमें कहाँ रही? उन्होंने पढ़ दिया, अब तुम्हें प्रश्न कर लाना। इस बात को खत्म करने के लिए ये बात कही गई है कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को अधिक महत्व इसमें दिया जाए ताकि बालक सक्रिय रहे। इसके लिए नई शिक्षण विधियों को काम में लिया। नई शिक्षण विधि कौन सी? प्रयोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, सोशल रेसिटेशन मेथड है, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड है, ऑब्जर्वेशन है, टीम टीचिंग है, आपके वाद विवाद है, भ्रमण है, नाटकीकरण है। इतने सारी विधाओं को उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि उसमें बालक ही सक्रिय रहता है और बालक के साथ साथ शिक्षक भी उनके साथ रहता है। कहीं भी अव्यवस्था होती है शिक्षक उनको मार्गदर्शन करता है ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान शिक्षण के दौरान नहीं हो। इससे उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बालकों में रचनात्मक जो शक्ति है वो विकसित होती है, तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। तो इसके साथ साथ चिंतन शक्ति विकसित होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है। इसीलिए इसमें ये बात कही गई है। अर्थात हमें कक्षा शिक्षण जब कराया जाए किसी बालक, जैसे जब भी आप कक्षा शिक्षण के लिए जाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन आप बालकों के साथ करें। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन जब आप करेंगे तो बालक अच्छा शिक्षण ग्रहण करेंगे। इसीलिए हमें सदैव बाल केंद्रित शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक उसमें ज़्यादा सक्रिय है या शिक्षक सिर्फ और सिर्फ पथ प्रदर्शक के रूप में कक्ष में होना चाहिए। समस्या समाधान के लिए एक अच्छे गाइड के रूप में होना चाहिए, काउंसलर के रूप में होना चाहिए, लेकिन एक डायरेक्टर के रूप में, एक डिक्टेटर के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि हम डिक्टेटर रहेंगे तो बालक अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाहे वो करिकुलम रिलेटेड हो, चाहे उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, उनको बालक शेयर शिक्षक के साथ नहीं करेगा
और जब शेयर शिक्षक के साथ नहीं करेगा तो उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जिसके कारण वो कुंठाग्रस्त रहेगा। कुंठाग्रस्त होने के कारण वो कक्ष से भागेगा और एक दिन स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा, जिससे उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। ये सब दोष किसका था? एक शिक्षण विधि का। और परिणाम क्या निकला? बालक का फ्यूचर खराब हो गया। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बालकों के साथ प्रजातांत्रिक माहौल में एक दोस्त की तरह कक्षा में बिहेव करना चाहिए, तभी बालक पढ़ पाता है। यदि हम कक्ष में दोस्त जैसा व्यवहार बालकों से नहीं करेंगे तो बालक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, भेदभाव का समापन। इस एनसीएफ में एक बात और कही गई है सामाजिक विज्ञान के लिए कि हमारे परिवेश में वर्तमान युग में भेदभाव की स्थितियां भी हैं। चाहे हम कितने ही पढ़ लिख गए हैं, लेकिन मस्तिष्क में अभी भी वो दूषित बातें भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जन्म के समय से ही घुट्टी में ही वो चीज़ें पलाई गई थी। लेकिन जो स्थितियाँ आज से 20 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, वो उसके 40 साल बाद नहीं रही। जो 40 साल पहले थी वो 20 साल बाद नहीं रही, और जो 20 साल पहले थी वो 10 साल बाद नहीं रही, और अब जो 10 साल पहले थी वो आज नहीं है। आज देखने में आता है, आप लोग में से कुछ बच्चे खाना लेके आते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं 20 बच्चों का, 30 बच्चों का, 5 बच्चों का। उस ग्रुप में आप सामूहिक भोज करते हैं। अब उसमें आप किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन ये मानसिकता आपकी अब नहीं है। ये दूर कैसे हुई? ये दूर हुई आपकी एजुकेशन से। महात्मा गांधी कितने दिन पहले से ये बात कहते हैं कि अस्पृश्यता का अंत हो। इसका मतलब छुआछूत का अंत हो। तो छुआछूत दूर हो जाएगी, भेदभाव ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। छुआछूत से तात्पर्य किसी जाति है, धर्म, समुदाय से रिलेटेड है, लेकिन भेदभाव इनके अतिरिक्त फैमिली में भी है। भेदभाव हमें हमारे बच्चों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बेटी नंबर ले आई 95% और बेटा लाया 90%, तो हम कहेंगे उसे, देखो जो दीदी है वो 95 लाई है, तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, तेरे 90% आए, और इससे थोड़ा सा भेदभाव करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वो कुंठाग्रस्त हो जाता है और उसके अचीवमेंट्स पर, उसके फ्यूचर पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कई बार ग्रामीण परिवेश में की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है, आज भी है। भले ही हम कितने पढ़ लिखे हैं, कितनी ही नौकरी लग गए हैं, बेटा बेटियों में अधिकांश फैमिलीज में आज भी अंतर होता है। बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। बेटी को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो बेटे को मिलेंगी। बेटे को बाइक दिलवा देंगे, कार दिलवा देंगे, बेटी ने बेचारी ने मोबाइल के लिए भी आपसे कह दिया तो उसे भी 4 डांट सुननी पड़ेगी। तो इस तरह के भेदभाव जब तक हम नहीं मिटाएंगे अपने मस्तिष्क से, तब तक हम बालकों के बीच से इस दूषित वातावरण को दूर नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रदूषण है जिसके कारण हम न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि समाज की दृष्टि से भी इससे ग्रसित हैं। इसलिए एनसीएफ में इस बात को कहा गया है कि भेदभाव जैसी स्थितियों को समाप्त कर दिया जाए और अच्छी विधियों का चयन, लास्ट है ये, अच्छी शिक्षण विधियों का चयन हमें करना है। अच्छी शिक्षण विधियों का चयन क्यों करना है? क्योंकि हमारे बालकों में हमें चिंतन शक्ति बढ़ानी है, बालकों में तर्क की क्षमता बढ़ानी है, बालक में रचनात्मकता बढ़ानी है, बालकों में कल्पना शक्ति बढ़ानी है। इस सब के लिए शिक्षण विधियाँ उत्तरदायी हैं। यदि हम अच्छी शिक्षण विधि काम में लेंगे तो ये सारी शक्तियाँ, सारे कौशल बालक में विकसित होंगे। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि बदलते हुए सामाजिक परिवेश में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को यदि हमें हासिल करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।